Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about iliotibial band syndrome. So what is iliotibial band syndrome? इसको हम शॉर्ट में ITBS भी बोल देते हैं. तो ये एक नी इंजरी है जो कि बहुत ही कॉमन है और इसके अंदर क्या होता है, नी का जो लेटरल साइड होता है, लेटरल पार्ट जो होता है वहां पे आपको पेन फील होता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इलियोटिबियल बैंड. यानी कि जब नी के लेटरल साइड में आपको पेन हो, ठीक है, किसकी वजह से, इलियोटिबियल बैंड में प्रॉब्लम हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, उसकी वजह से उसको हम कहते हैं ITBS यानी कि इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम. ओके, so ITBS is a common overuse injury and it is one of the many different causes of lateral knee pain. अब बच्चों यहाँ पे ये चीज ध्यान से समझने वाली है कि जब भी आपको नी के लेटरल साइड में पेन हो रहा है तो उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैथोलॉजीज हो सकती हैं जिसकी वजह से वहां पे आपको पेन फील हो रहा है. बट उसमें वन ऑफ द रीजन हो सकता है इलियोटिबियल बैंड में कोई प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेमेशन हो, राइट. So ITB syndrome was first discovered by Rene in 1975. So ITB is widely recognized as an overuse injury. अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, overuse injury. That is a common cause of exercise related lateral knee pain in running and other sports. तो ये वाली जो इंजरी है ना बच्चों, ये आपको ना रनर्स में बहुत कॉमनली दिखने को मिलेगी. तो इसका सिनोनिम जो है वो एक रनर्स नी भी है. अब ये जो ओवर यूज इंजरी है इसका क्या मतलब होता है, अब हम वो देखते हैं एक बार. सो ओवर यूज इंजरी इज व्हेन जॉइंट्स और मसल गेट well overused, that is stressed by the load, frequency or repetitiveness of an exercise or activity. यानी कि ओवर यूज इंजरी क्या हुई, देखो नाम से ही समझ आ रही है चीज, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दो, बहुत ज्यादा उसे यूज करोगे तो वो क्या होगी, वो थक जाएगी वो चीज. और अगर आप उसको अप्रोप्रिएट रेस्ट नहीं दोगे यूज के बीच में तो वहां पे आपको पैथोलॉजी होनी शुरू हो जाएगी. सो दिस इज द केस विद इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम. तो यहाँ पे जो पैथोलॉजी बताई जाती है बच्चों वो है आपकी ओवर यूज इंजरी. यानी कि जो लेटरल नी है वहां के जो जॉइंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पे जब हम ओवर यूज देते हैं ना, ओवर यूज होने लग जाता है वहां पे, तो वहां पे आपका ITBS आपको देखने को मिलेगा. यानी कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दिया है उस पोर्शन पे, प्लस आपने ना अप्रोप्रिएट रेस्ट पीरियड्स नहीं दिए, बीच में रिकवरी का टाइम आपने नहीं रखा, या फिर अगर रखा भी है तो वो इतना नहीं था जितना होना चाहिए था. ठीक है, तो आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज कर लिया, इसलिए द टर्म इज ओवर यूज इंजरी. अब एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ IT बैंड. आई होप ये सबको पता ही होगी बट जस्ट अ ब्रीफ हम यहाँ पे देख लेते हैं. सो व्हाट इज IT बैंड? सो इट इज अ लेटरल थिकनिंग ऑफ द फेशिया लाटा इन द थाई. अब हमें पता है हमारा जो थाई का लेटरल एस्पेक्ट होता है वहां पे हमारा फेशिया लाटा होता है विच इज द डीप फेशिया. Okay, so it is a band of dense fibrous connective tissue that passes over the lateral femoral epicondyle and attaches to Gerdy's tubercle on the anterolateral aspect of the tibia. अब इसमें से जो IT बैंड है वो कहाँ से पास हो रहा है, फ्रॉम द लेटरल femoral epicondyle, और वो कहाँ पे अटैच हो रहा है, टिबिया के Gerdy's tubercle के ऊपर. अब देखो इसके अब हम ITBS के IT बैंड की हम सारी चीजों की एक बार ब्रीफ में बात कर लेते हैं. सो इसके डिस्क्रिप्शन में हम क्या बोलेंगे कि ये एक फेशियल बैंड है, थिकनिंग है फेशियल बैंड की, जो कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे हमें देखने को मिलता है, और ये डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन है या फिर उसका पार्ट भी हम कह सकते हैं. सो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम द इलियाक क्रेस्ट एंड द हिप जॉइंट कैप्सूल along with aponeurosis for the gluteus maximus muscle and TFL, tensiofacial lata. इंसर्शन इसका कहाँ होता है, अभी हमने पढ़ा गर्डीज ट्यूबरकल के ऊपर. ओके, एक्शन क्या होता है इसका, लेटरल स्टेबलाइजेशन ऑफ हिप एंड नी, हिप फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन. इनर्वेशन किससे होगी इसकी, बाय द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड इंफीरियर ग्लूटियल नर्व.
ब्लड सप्लाई किससे होती है इसकी? सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड द असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स femoral artery. So this is all about the IT band tensor fascial lata. यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर से TFL आ रहा है और नीचे ये जाके बन गया हमारा इलियोटिबियल ट्रैक। ओके, और इसका इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है? टिबिया के गर्डिस ट्यूबरकल के ऊपर। अब हम ITBS की एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये रनर्स में हमें ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। अदर स्पोर्ट्स या नॉर्मल में भी किसी इंडिविजुअल को हो सकता है, बट रनर्स में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसका जो रेंज रहता है वो इंसिडेंस रेंज रहता है वो रहता है बिटवीन 1.6 to 12% रनर्स के अंदर, और ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेल। और जितनी भी लोअर एक्सट्रीमिटीज की इंजरीज होती हैं उसमें 22% ITBS होता है। सो इट इज अ वेरी कॉमन इंजरी। एटियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसके ना बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज भी आती हैं। एक तो हमें पढ़ा ही था अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही कि ये एक ओवर यूज कंडीशन है। ओवर यूज कंडीशन कैसे है कि जो आपका इलियोटिबियल बैंड है ना उसकी रेपिटेटिव ग्लाइडिंग हो रही है किस किस के बीच में? फिमोरल एपिकोंडाइल के बीच में। ओके, और जो ये बैंड है उसके बीच में जो ये मतलब फ्रिक्शन हो रहा है, घिसड़ हो रही है किसके ऊपर? इलियोटिबियल बैंड किसके ऊपर रगड़ खा रहा है? ओवर द लेटरल फिमोरल एपिकंडाइल, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बार बार ओवर यूज करेंगे तो वो बार बार लेटरल फिमोरल कॉन्डाइल के ऊपर रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन करेगा और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब एक थ्योरी है जो ये एक चीज कहती है कि जब हम नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं तो जो आपका आईटी बैंड है और लेटरल एपिकॉन्डाइल है उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उसकी वजह से जो आपका ये बैंड है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो कॉन्टैक्ट बिटवीन द आईटी बैंड एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल अकर्स एट 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन विच इज द डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन एट फुट स्ट्राइक। अब देखो हमने क्या बोला कि आईटी बैंड का और लेटरल फिमोरल एपिकॉन्डाइल का क्या हो रहा है? कांटेक्ट हो रहा है और उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। अब जो हमारी नी की ऐसी कौन सी रेंज है ड्यूरिंग द मूवमेंट जहां पे सबसे अच्छे तरीके से कांटेक्ट होता होगा आईटी बैंड का और लेटरल एपिकॉन्डाइल का? तो वो है 30 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा कांटेक्ट देखने को मिलता है बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो अगर जब यहाँ पे इस पॉइंट पे बार बार कांटेक्ट होगा तो यहाँ से ही हमारा पेन ज्यादा जनरेट करेगा, है ना? तो इसको हम कहते हैं इम्पिंजमेंट जोन। अब अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज भी हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पे एक फैट पैड होता है विच इज डिस्टल टू द आईटी बैंड, ठीक है, सॉरी विच इज डीप टू द आईटी बैंड, यानी कि आईटी बैंड के नीचे एक फैट पैड होता है जिसकी वजह से आपका नी पेन आ रहा है, उसका कंप्रेशन होता है, उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। एक और थ्योरी है, उसने बोला कि एक ना आईटी बैंड और लेटरल फिमोरल कॉन्डाइल जो है एपिकॉन्डाइल जो है उसके बीच में एक बरसा होता है, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड बरसा होता है, तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तब आपका ये ITBS होता है। बट अगेन ये सारी थ्योरीज है, बट सबसे कॉमन कॉज जो है वो इसका ओवर यूज ही माना जाता है। अदर कॉजेस क्या हो सकते हैं? देखो रिपीटेड रबिंग, बार बार रब हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इलियोटिबियल बैंड इम्पिंजमेंट एट 30 डिग्री नी फ्लेक्शन, ये भी हमने पढ़ लिया। हिप एबडक्टर्स की वीकनेस हो जिसकी वजह से क्या होगा, जो आईटी बैंड है उसकी टाइटनिंग हो जाएगी, ठीक है, उसकी वजह से नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन के टाइम पे आपको पेन होगा। लेटरल साइनोवियल रिसेस और सब इलियोटिबियल बैंड बर्सा ऑफ द लेटरल नी इन्फ्लेमेशन, वही बर्सा में इन्फ्लेमेशन आ गई है। लेटरल एपिकॉन्डाइल पेरोस्टियल इन्फ्लेमेशन, तो ये सारे बहुत अदर कॉजेज भी हो सकते हैं फॉर दिस। अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें बच्चों, तो नॉर्मली क्लिनिकल फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो कि आपको पेन होगा, टेंडरनेस होगी, माइट भी थोड़ी स्वेलिंग भी आ सकती है पेशेंट को, ठीक है। तो इनिशियली पेशेंट कैसा पेन बताएगा? डिफ्यूज पेन बताएगा ओवर द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नी। आप उसको बोलोगे एक जगह पॉइंट करके बताओ इनिशियली, तो वो नहीं बता पाएगा, वो कहेगा हाँ यहाँ घुटने के साइड में मेरे को पूरे में ही दर्द है। बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा और उसकी एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी तो जो इनिशियल उसको डिफ्यूज पेन रहता था ना, थोड़ी दर्द रहता था, वो ज्यादा बढ़ जाएगा।
बहुत शार्प हो जाएगा एंड लोकलाइज डिस्कम्फर्ट ओवर द लेटरल femoral एपिकोंडाइल। और जो पेन पहले डिफ्यूज था अब वो एक जगह पे आ जाएगा। यूजुअली या तो femoral एपिकोंडाइल पे आएगा या फिर जो लेटरल टिबियल ट्यूबरकल है उसके ऊपर पेशेंट आपको बोलेगा मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। पेन है वो कुछ एक्टिविटीज से बढ़ जाता है, जैसे कि अगर आप नीचे उतर रहे हो, ठीक है, आप पैर बहुत चौड़े चौड़े करके रख रहे हो, या फिर आप बहुत टाइम तक बैठे रहते हो विद द नी इन फ्लेक्स्ड पोजीशन, आलती पालती मार के जैसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पेन से रिलेटेड देखने को मिलेगी। उसके अलावा बाकी सारे फीचर्स तो मैंने आपको बता ही दिए। अब आते हैं स्पेशल टेस्ट जो कि हम करते हैं एक चेक करने के लिए कि इसको आईटी बैंड ही है या फिर कोई और बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, हम ये 3 टेस्ट यूज करते हैं, रेने, नोबल्स टेस्ट एंड दी ओबर्स टेस्ट। अब हम रेनेस टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट डेवलप हुआ था 1975 में आईटी बैंड सिंड्रोम को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें बच्चों जो पेशेंट की पोजीशनिंग होती है ना, पेशेंट जो होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, ठीक है, और उसमें वेट बेयरिंग ले रखी होती है ऑन द इन्वॉल्व्ड साइड। पेशेंट के अगर लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड पे उसकी वेट बेयरिंग है। ओके, देखो ऐसी पोजीशनिंग रहेगी पेशेंट की। अब मैं आपको बताती हूँ, जो पेशेंट है उसके बाद वो बैठेगा या फिर नील करेगा। देखो ये नीलिंग पोजीशन में आ रहा है ना पेशेंट, तो नील करता है और जो एग्जामिनर है वो आईटी बैंड को पाल्पेट करता है। कहाँ पे पाल्पेट करता है? जस्ट अबव द लेटरल फीमोरल एपिकोंडाइल। वहां पे जो एग्जामिनर है वो वहां पे पाल्पेट करेगा। अब पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन देनी है? पेशेंट को ये बोलना है कि आप अपना एक हाथ ना हमारे कंधे के ऊपर रख लो ताकि उसका बैलेंस बना रहे, और उसको स्लोली स्क्वाट पोजीशन में आना है, 60 टू 90 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन अचीव करना है और फिर वापस उठ जाना है। ओके, अब ये 60 टू 90 डिग्री हम फ्लेक्शन कहेंगे उसको करने के लिए, राइट। हम क्या करेंगे, उसका आईटी बैंड जो है उसको पाल्पेट करेंगे। देन हैव द पेशेंट स्क्वाट एंड राइज अ सेकेंड टाइम। तो आपने दूसरी बार भी पेशेंट को स्क्वाट करवाया और फिर इसे ऊपर उठने को कहा, बट इस टाइम आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया, राइट। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या हुआ। अगर आपको पाल्पेशन के टाइम पे क्रेपिटस फील हुआ या फिर पेशेंट का पेन बढ़ गया तो यानी कि आपका आईटी बैंड सिंड्रोम इज पॉजिटिव पेशेंट को है। अब जो सेकंड टेस्ट है जो हम करते हैं फॉर आईटीबीएस वो है नोबल्स टेस्ट। तो ये भी एक प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है जो कि डेवलप किया था क्लीव नोबल ने। अब इसमें पेशेंट की पोजीशनिंग क्या होती है, पेशेंट या तो सीधा लेटा होगा या फिर साइडलाइन पोजीशन में होगा, और इस तरह से साइडलाइन पोजीशन में होगा कि जो उसका अफेक्टेड साइड है, यानी कि जिस पैर के घुटने में उसको प्रॉब्लम है वो ऊपर की तरफ होगा साइडलाइन पोजीशन में। अब देखो इसके अंदर मैं आपको पहले इमेज दिखा देती हूँ कैसे आपकी पोजीशनिंग रहेगी, राइट। सो दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन जो आपकी यहाँ पे रहेगी। तो इसमें क्या करना है, जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, एंकल को पकड़ेगा एक हाथ से और एक हाथ रखेगा नी पे, ठीक है। धीरे धीरे आपको क्या करना है, नी को बेंड करना है। कितने डिग्रीज तक, 0 से 90 डिग्रीज तक, राइट। वाइल पल्पेटिंग एंड अप्लाइंग फर्म प्रेशर ऑन द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द फीमर। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आईटी बैंड मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कोई क्रेपिटस तो नहीं आ रहा या फिर कोई और आपको सेंसेशन तो फील नहीं हो रही, राइट। सो इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि जो एग्जामिनर है उसने एक हाथ से तो एंकल ग्रास्प कर रखा है और दूसरा हाथ उसका नी के ऊपर है, राइट, और आप उसको नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हो। And you have to look out for the crepitus or anything if you found. अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अगर आपको स्नैपिंग, रबिंग या स्क्वीइंग की हिंज लाइक क्रेपिटस आ रहा है या फिर लोकलाइज पेन हो रहा है जो कि पेशेंट को इंक्रीज हो रहा है ना, वो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को आईटी बैंड सिंड्रोम है। सो मीन्स अगर ये सारी चीजें हो रही हैं या फिर इन दोनों में से कोई एक भी चीज हो रही है तो दैट मीन्स द टेस्ट इज पॉजिटिव। कमिंग टू द नेक्स्ट टेस्ट इज द ओबर्स टेस्ट। तो ये टेस्ट किसको इवैल्यूएट करता है, एक टाइट कॉन्ट्रैक्टेड इलियोटिबियल बैंड को। अब हमने ये भी बोला था ना कि अगर पेशेंट का जो हिप एबडक्टर्स है अगर उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम है, उनकी वीकनेस है, तो आपका जो आईटी बैंड है वो टाइट हो सकता है जिसकी वजह से भी आपको लेटरली पेन आ सकता है। तो अब हम इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसको हम डिटेक्ट करते हैं थ्रू दी ओबर्स टेस्ट।
सो फ्रैंक हूबर थे जिन्होंने ये टेस्ट सबसे पहले डिस्क्राइब किया था अपने एक आर्टिकल के अंदर जिसका नाम था बैक स्ट्रेन एंड शियाटिका। कब? इन मई 1935। सो पेशेंट पोजीशनिंग क्या रहेगी इसमें? देखो पेशेंट पोजीशनिंग सेम रहेगी जैसे पहले वाले टेस्ट में थी। साइड लाइन रहेगा और जो अफेक्टेड साइड है, अफेक्टेड पैर है, वो ऊपर की तरफ होगा। बॉटम का जो जो नीचे वाला पैर है उसका घुटना और हिप शुड बी फ्लेक्स्ड। क्यों फ्लेक्स करना है? ताकि जो लंबर कर्व है वो फ्लैटन हो जाए। मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ एक बार। इस तरह से आपको पोजीशनिंग करना है। अब थेरेपिस्ट की क्या पोजीशन रहेगी? जो थेरेपिस्ट है ही स्टैंड्स बिहाइंड द पेशेंट, ठीक है, और आपको उसके पेल्विस को स्टेबलाइज करके रखना है, यानी कि एक हाथ आपका पेशेंट के पेल्विस पे होगा ताकि कोई इनअप्रोप्रिएट या फिर कोई ट्रिक मूवमेंट ना हो जाए ड्यूरिंग द टेस्टिंग। आपको क्या करना है? आपने उसका जो डिस्टल एंड है पेशेंट के अफेक्टेड लेग का वो पकड़ा, उसको एक्सटेंड किया और एबडक्ट किया हिप जॉइंट को, यानी कि आप देखो इस इमेज से समझते हैं। आइडियली जो आपका नीचे वाला पैर है इसको भी हमें फ्लेक्स करना है, बट यहाँ पे इमेज में नहीं दिखा रखा है तो लंबर कर्व को फ्लैटन आउट करने के लिए तो आपको ये भी करना है। यहाँ पे इमेज में वो चीज मिसिंग है। अब देखो आप एग्जामिनर हो, आपने एक हाथ से तो यहाँ पे पेल्विस स्टेबलाइज किया, एक हाथ से आपने क्या करना है? हिप को, ये जो हिप जॉइंट है यहाँ पे, इसको पीछे की तरफ लेके जाना है, यानी कि हिप एक्सटेंशन में लेके जाना है, और एबडक्शन में लेके जाना है, यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ये दो मूवमेंट्स आपको करनी है। स्लोली लोअर द लेग टुवर्ड्स द टेबल, एडक्ट हिप अंटिल द मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका हिप है वो इंटरनली रोटेट या फ्लेक्स ना हो जाए टेस्टिंग के टाइम पे। राइट, अब इंटरप्रिटेशन क्या होगी? अगर आपका जो आईटी बैंड है वो नॉर्मल है तो जो पैर है ना पेशेंट का वो अपने आप एडक्शन में आ जाएगा। राइट, और पेशेंट को कोई पेन भी नहीं होगा, यानी कि द टेस्ट इज नेगेटिव, इसको आईटी बैंड में कोई टाइटनेस नहीं है। अगर आईटी बैंड उसका टाइट होगा पेशेंट का तो जो लेग है ना वो जो हमने एबडक्टेड पोजीशन में लेके गए थे वो एबडक्शन में ही रह जाएगा, वो वापस नॉर्मल लेवल पे नहीं आएगा, यानी कि जो आपका आईटी बैंड है वो टाइट है, यानी कि द टेस्ट इज पॉजिटिव, ओबर्स टेस्ट इज पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के। तो ये किसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है? लेटरल नी पेन के। अब लेटरल नी में पेन किन किन और कंडीशंस में हो सकता है? तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया हो लेटरल टिबियल प्लेट्यू का, लेटरल मेनिस्कस टियर हुआ हो, लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ नी का ओए हुआ हो, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट स्ट्रेन हो, बाइसेप्स फेमोरिस के टेंडन में कोई पैथोलॉजी हो, पोप्लिटियल टेंडन में कोई पैथोलॉजी हो, पीएफपीएस पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम हो, रेडिएटिंग फ्रॉम हिप जॉइंट, यानी कि हिप जॉइंट में कोई पैथोलॉजी है और उसका पेन यहाँ पे आके रेडिएट हो रहा है। राइट, तो ये सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं फॉर योर आईटी बैंड सिंड्रोम। तो आपको ये सारे भी चेकआउट करने हैं कि इनमें से तो कोई चीज नहीं है। प्रोग्नोसिस की अगर बात करें तो इसके अंदर बच्चों रफली 50 to 90% जो पेशेंट्स होते हैं वो 4 से 8 हफ्ते में नॉन ऑपरेटिव मोडालिटीज के थ्रू, मेडिकेशंस के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू ठीक हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत ही रेयर केसेस में इसमें आपको सर्जरी देखने को मिलती है, वरना इट हील्स वेरी वेल। सो आईटीबीएस जो है ये फॉलोज अ फ्लक्चुएटिंग कोर्स, और ये कभी भी ना वापस भी आ सकता है अगर आपने ज्यादा प्रिकॉशंस वगैरह नहीं लिए इसके बाद भी, तो ये वापस भी रिलैप्स कर जाता है। राइट, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये बच्चों वो सारे रेफरेंसेस हैं, वो सारे आर्टिकल्स हैं जो मैंने इस स्लाइड में यूज किए हैं। वैसे तो जितनी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट थी वो मैंने यहाँ पे लिखी दी है इस पूरी स्लाइड के अंदर, बट फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक को या फिर किसी पार्ट को और डिटेल में पढ़ना है तो आप ये सारे रेफरेंसेस भी देख सकते हो। मैंने यहाँ पे सारे जॉट डाउन कर दिए, तो आप इन डिटेल में पढ़ सकते हो। थैंक यू।